Hi everyone, this is CA Shubhi Agarwal and I'll be continuing Ind AS 103, that is business combination, further. Okay, so in this video I will be discussing about acquisition method. So when we are talking about Ind AS 103, we basically talk about acquisition method. So what is acquisition method we will be dealing in this chapter or in this video. Okay, so the following steps are involved in the acquisition accounting for business combination. Now 103 में जो अकाउंटिंग होती है फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन दैट इज डन बाय द एक्विजिशन मेथड. तो एक्विजिशन मेथड में बेसिकली क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई द एक्वायरर. तो सबसे पहले हम एक्वायरर को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्वायरर कौन है. फिर जब हमारा एक्वायरर आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद हम एक्विजिशन डेट डिटरमाइन करते हैं कि एक्वायरर ने आखिरकार कब उसको एक्वायर किया. एक्विजिशन डेट डिटरमाइन होने के बाद recognizing and measuring the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquiry. एक्विजिशन डेट डिटरमाइन होने के बाद हम रिकोगनाइज करते हैं और मेजर करते हैं क्या द आइडेंटिफिएबल एसेट्स एक्वायर्ड. जो भी एसेट्स हमने एक्वायर किए उसको हम रिकोगनाइज करते हैं, मेजर करते हैं. जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको हम रिकोगनाइज करते हैं, मेजर करते हैं. और जो भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको भी हम रिकोगनाइज एंड मेजर करते हैं. उसके बाद रिकोगनाइजिंग एंड मेजरिंग गुडविल और गेन फ्रॉम बारगेन परचेज. और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है कि हम रिकोगनाइज करते हैं गुडविल और गेन ऑन बारगेन परचेज. दिस इज़ बेसिकली मोटा मोटी कि व्हाट इज़ एक्विजिशन मेथड ऑल अबाउट. बाकी व्हेन यू विल डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो इसके बारे में और क्लियर होगा कि व्हाट इज़ एक्विजिशन मेथड ऑल अबाउट. ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं आइडेंटिफाई द एक्वायरर इस स्टेप पे. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्वायरर होता कौन है. व्हाट इज़ एन एक्वायरिंग एंटरप्राइज. द एक्वायरिंग एंटरप्राइज इज द एंटरप्राइज विच ऑब्टेन कंट्रोल एंड विच ऑब्टेन कंट्रोल्स. जो कि कंट्रोल जिसके पास होता है दैट इज़ द एक्वायरिंग एंटरप्राइज. और कंट्रोल क्या होता है. डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल इज एज पर द गाइडेंस गिवन इन Ind AS 110. अब ये जो Ind AS 110 स्टैंडर्ड है कंसोलिडेशन का, इसमें एक प्रॉपर गाइडेंस दिया हुआ है कि व्हाट इज़ कंट्रोल और कब हम मानेंगे कि एक्वायरर ने एक्वायरी को कंट्रोल एक्वायरर ने एक्वायरी पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया. उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है. इन दिस चैप्टर देयर इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज़ कंट्रोल. If Ind AS 110 does not clearly indicate which of the combining entities the acquirer, Ind AS 103 provides additional guidance. अगर 110 में क्लियरली नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी कंबाइनिंग एंटिटी एक्वायरर है, कौन सी एक्वायरी है, तो Ind AS 103 एडिशनल गाइडेंस देता है जिससे हम पता लगा सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वायरर. ओके, एज पर Ind AS 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी जो 110 है उसमें हम पूरा कंसोलिडेशन पार्ट करेंगे कि कैसे कंसोलिडेट होते हैं होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडियरी कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह. तो उसमें ये प्रॉपरली मेंशन है कि एन इन्वेस्टर investor controls an investee if and only if the investor has all of the following. अगर ये 3 कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं देन इन्वेस्टर इज सेड टू हैव कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टी. कौन कौन सी कंडीशन. पावर ओवर द इन्वेस्टी. इन्वेस्टर की इन्वेस्टी पे पावर होनी चाहिए. अब ये पावर क्या होती है ये सब पूरा डिटेल में 110 में डिफाइंड है. यहाँ पे हम एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं कि 110 में क्या क्या मतलब दे रखा है. एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी. एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स. जो भी वेरिएबल रिटर्न्स होते हैं, यहाँ फिक्स रिटर्न्स की बात नहीं हो रही है, जो भी वेरिएबल रिटर्न्स होते हैं. अब वेरिएबल रिटर्न्स क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, ये सब डिटेल में 110 में गिवन है. वो हम तब पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट. तो जो भी अभी आप इतना समझ लीजिए कि राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी. जो भी वेरिएबल रिटर्न्स होते हैं उसका राइट जो होता है वो इन्वेस्टर का होता है. द एबिलिटी टू यूज़ इट्स
पावर ओवर द इन्वेस्टी टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर रिटर्न, और इन्वेस्टर द एबिलिटी टू यूज़ इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी, जो इन्वेस्टर है उसके पास ये पावर होती है कि वो इन्वेस्टी के जो रिटर्न्स हैं वो इफ़ेक्ट कर सके। वो कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है वो आगे हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बता देती हूँ, जैसे सपोज़ वो डिटरमाइन कर सकता है कि मैनेजमेंट बोर्ड में कौन बैठेगा, तो उससे जो रिटर्न है उस पर इफेक्ट आ जाता है। अब ये जैसे सेकेंड पॉइंट था, एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट। अब वेरिएबल रिटर्न्स कैसे होते हैं? वेरिएबल रिटर्न्स फॉर एग्जांपल जो शेयर इक्विटी शेयर से रिटर्न आते हैं, तो दैट वेरिएबल रिटर्न उस पर किसका हक होता है? इन्वेस्टर का। तो एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। तो अगर ये तीन एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या? पावर ओवर द इन्वेस्टी, एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी, एंड द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न, तो इट इज सेड that investor controls an investee. Detail में it is given in 110. Now the above definition is very wide and control assessment does not depend only on the only on voting, instead it depends on the following as well. अब ये जो डेफिनेशन है बहुत वाइड है, और ये जो कंट्रोल का असेसमेंट है सिर्फ वोटिंग पे नहीं डिपेंड करता है, और भी चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। अब ये स्टैंडर्ड में ना जो दिया हुआ है कि एक्वायरर कौन होगा, इसमें बहुत मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है कि ये चीज़ें हैं तो एक्वायरर हो जाएगा। इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पहले दिया हुआ है 110 के अंडर कौन कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश होगा, फिर 103 में एडिशनल गाइडेंस दिया हुआ है कि अगर 110 से नहीं पता चल पा रहा है तो 103 में और एडिशनल क्या क्या दिया हुआ है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वेदर द इन्वेस्टर इज़ एन एक्वायरर। तो और चीज़ें क्या आती हैं? पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, right of non-controlling shareholder and other contractual rights of investor if those are substantive in nature। तो ये और चीज़ें भी आ जाती हैं। In order to ascertain control, do not look at the voting rights only। सिर्फ voting rights नहीं कि अगर 50% से ऊपर है voting rights हैं हमारे पास तो ये एक्वायरी इन्वेस्टर ये हो जाएगा और इन्वेस्टी ये हो जाएगा, एक्वायर्ड ये हो जाएगा, एक्वायरी ये हो जाएगा, नहीं। Evaluate other factors also like board control, potential voting rights etc. to determine कि कंट्रोल है या नहीं। अब इंडिकेटर ऑफ कंट्रोल में जैसे आ जाते हैं मोर देन 50% वोटिंग राइट्स, पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव BOD, इन्वेस्टर हैव करेंटली एक्साइजेबल वोटिंग राइट्स। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इंडिकेटर में। अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इससे चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल दिया है स्टडी मैट में। Company P Limited, manufacturer of textile products, acquires 40,000 equity shares of Company X, a manufacturer of complementary products, out of 1 lakh shares in issue. As part of the same agreement, the Company P purchases an option to acquire an additional 25,000 shares. The option is exercisable at any time in next 12 months. The exercise price includes a small premium to the market price at the transaction date. After the above transaction, the shareholding of Company X, two other original shareholders are 35,000 and 25,000. Each of these shareholders also has currently exercisable options to acquire 2,000 additional shares. Assess whether control is acquired by Company P. अब देखो इस केस में जो कंपनी पी है उसके पास टोटल कितने उसके पास शेयर्स हैं? 40,000 आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स। लेकिन उसके पास क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं 25,000 के। मतलब उसके पास ऑप्शन है कि वो 25,000 एडिशनल बाय कर सकता है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, और इसके लिए उसके पास कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है फुलफिल करने को। सो दीज आर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जो कि काउंट होंगे हमारे असेसमेंट में। तो टोटल कितने हो गए? आउट ऑफ 1,25,000, 65,000 belongs to Company P. This is more than 50%. So Company P has acquired Company X. So Company P has control over Company X. लेकिन इसमें ये भी दिया हुआ है कि 2 शेयर होल्डर्स और हैं जिनके पास 35,000 और 25,000 शेयर्स हैं करेंटली, और उनके पास ऑप्शन है कि वो 2,000 एडिशनल शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं। तो इन केस अगर ये भी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं
that is 4,000 extra shares, तो total comes to 1,29,000 shares. अगर 1,29,000 शेयर भी आ जाते हैं तब भी 65,000 of company P is greater, that is 65,000 is more than 50% of 1,29,000. So we can say that company P has established control over company X. So this is all about potential voting rights. सिर्फ voting rights को हम नहीं कंसिडर करेंगे, हम potential voting rights को भी कंसिडर करेंगे अपने असेसमेंट में. आगे चलते हैं. Acquisition through payment of cash or incurring of liability. In a business combination effected primarily by transferring cash or other assets or by incurring liability, the acquiree is usually the entity that transfers the cash or other assets or incurs the liability. अब ये तरीके बता रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्वायरर हम किसको मानेंगे. अब ये बोल रहा है कि जो एंटिटी ट्रांसफ़र करेगी कैश या अदर एसेट्स वो बन जाएगी हमारी एक्वायरर. एक्विजिशंस थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. अब एक्विजिशंस थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं. अगर एक्विजिशन हो रहे हैं थ्रू द इश्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इफेक्टेड प्राइमरीली बाय एक्सचेंजिंग इक्विटी इंटरेस्ट, द एक्वायरर इज यूजुअली द एंटिटी दैट इशूज द इक्विटी इंटरेस्ट. बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो कि प्राइमरीली होता है इफेक्टेड बाय द एक्सचेंजिंग इक्विटी इंटरेस्ट, एक्वायरर कौन होता है? इज यूजुअली द एंटिटी दैट इशूज द इक्विटी इंटरेस्ट. जो इशू करता है इक्विटी इंटरेस्ट, that is usually the acquirer. However, in some business combination commonly referred to as reverse acquisition, the issuing entity is the acquiree. जो issuing entity होती है वो acquiree हो जाती है in case of reverse acquisition. Normal condition में जो acquirer होता है वो issue करता है equity shares, लेकिन reverse acquisition के केस में जो acquiree होता है वो issue करता है equity shares. Reverse acquisition I will be taking separately in the next video. Other pertinent facts and circumstances also shall be considered while identifying the acquirer in a business combination. और facts भी consider कर सकते हैं हम for acquiring business combination. अभी 103 में बहुत तरीके बताए हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि acquirer कौन है. A. The relative voting rights in the combined entity after the business combination. Relative voting rights. Suppose एक कंपनी A है, एक कंपनी B है. एक के पास उसने उन दोनों ने मिलके एक कंपनी C बनाई और उस सी कंपनी में सी कंपनी के ए के पास 50 शेयर्स हैं और बी के पास 100 शेयर्स हैं. तो रिलेटिव पोर्शन में बी के पास ज़्यादा शेयर हैं. सो नाउ बी बिकम्स द एक्वायरर. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस केस. नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज माइनॉरिटी वोटिंग इंटरेस्ट इन द कॉम्बाइंड एंटिटी इफ नो अदर ओनर और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ ओनर्स हैज़ अ डिफरेंट वोटिंग इंटरेस्ट. जो कि लार्ज माइनॉरिटी वोटिंग इंटरेस्ट है जिसका ऑफ द कंबाइंड एंटिटी. अगर सपोज बहुत सारी एंटिटीज़ हैं और सबके माइनॉरिटी इंटरेस्ट हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट के वोटिंग इंटरेस्ट हैं, और कोई भी कंबाइंड एंटिटी ऐसा कोई मेजर इंटरेस्ट नहीं बना रही है, तो जिसके पास सिग्निफिकेंट वोटिंग इंटरेस्ट होगा वो माना जाएगा कि वो एक्वायरर है. द कॉम्बिनेशन ऑफ अ गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंबाइंड एंटिटी. द कॉम्बिनेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंबाइंड एंटिटी. तो जो गवर्निंग बॉडी में मेजरली होता है, जो मेजर डिसीजंस लेता है, वो हो जाता है हमारा एक्वायरर. द कॉम्बिनेशन ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंबाइंड एंटिटी. दो एंटिटीज़ हैं, एक का ज़्यादा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें हमारा बोर्ड में, सो दैट बिकम्स सीनियर मैनेजमेंट में, तो दैट बिकम्स द एक्वायरर. The terms of exchange of equity interest, the acquirer is usually the combining entity that pays a premium over the pre-combination fair value of equity interest of the other combining entity or the entities. So, in terms of exchange of equity interest, the acquirer is usually the combining entity that pays a premium over the प्री-कॉम्बिनेशन फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंटरेस्ट और अदर कंबाइनिंग एंटिटी और एंटिटी. अब ये सब सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक्वायरर कौन होगा. द एक्वायरर इज यूजुअली द कंबाइनिंग एंटिटी हुज रिलेटिव साइज measured in, for example, assets, revenues or profit is significantly greater than that of the other combining entity or entities. In a business combination involving more than two entities, determining the acquiree shall include a consideration of, among other things, which of the combining entities initiated the combination
एज वेल एज रिलेटिव साइज ऑफ द बिजनेस एंटिटीज। तो अब इसमें बोल रहा है कि किसने इनिशिएट किया कॉम्बिनेशन या किसका क्या रिलेटिव साइज है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि एक्वायरर कौन होगा। तो दीज आर द अदर क्राइटेरिया जो हेल्प करते हैं डिसाइड करने में एक्वायरर कौन होगा, एक्वायरी क्या होगा। अब इस एग्जाम्पल में एक चीज़ रह गई थी, इसमें बता रहा है कि द ऑप्शन इज एक्साइजेबल एट द टाइम ऑफ 12 मंथ। द एक्सरसाइज प्राइस इंक्लूड्स अ स्मॉल प्रीमियम टू द मार्केट प्राइस एट द ट्रांजैक्शन डेट। अब इसमें एक प्रीमियम छोटा सा दिया जा रहा है फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन विच मेक्स दिस ऑप्शन पोटेंशियल इक्विटी ऑप्शन आउट ऑफ मनी। बट क्योंकि इस छोटे से प्रीमियम देने से उसको कंट्रोल मिल रहा है पी को एक्स का, देन दैट कैन बी कंसिडर्ड कि हाँ वो उसमें सब्सटेंस है और वो पी पोटेंशियल इक्विटी ले लेगा बिकॉज उसको कंट्रोल मिल जाएगा। तो दिस वॉज मिस्ड। ओके, सो विद दिस वी कंक्लूड दिस पार्ट, दैट इज एक्वायरर in the acquisition method. Next I will be discussing a small part which is left in this, that is reverse acquisition, that is important from exam point of view. उसके बाद उसी लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कवरिंग अबाउट द एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट हम किसको मानेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।